तो जय हिंद और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात कर लेते हैं क्लास 9 के मॉडल पेपर के सॉल्यूशन पे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग क्लास 9 का जो हिंदी है ना, इसके मॉडल पेपर पे सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ दिशा और निर्देश दिए गए जिसको आप पढ़ लो, क्योंकि सेम दिशा निर्देश आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मिलेगा अपठित बोध। अभी अपठित बोध होता क्या है, तो जो कि आपने अपने किताब में कभी नहीं पढ़ा होगा, ये बाहर से एक टॉपिक उठाकर दे लेता है, इसको पढ़ना होता है, इसका आंसर देना होता है। चलिए पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो क्या लिखा है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मनमोहन दास करमचंद गांधी था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की बात की। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों से सादगी और सेवा का संदेश देते थे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है। यह आपका पूरा का पूरा प्रश्न है, पूरा का पूरा क्या आपका गद्यांश है। तो पहला प्रश्न यहां से आता है कि गांधी जी का जन्म कब और कहां हुआ। तो आप यहां पे आपने पढ़ा होगा कि गांधी जी का जो जन्म है ना, वो कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1800। यहां पे आप देखोगे तो कितना है आपका, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो आपको यहां पे देखना है कि कहां पे हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 क्या होगा, पोरबंदर। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 2 जो होगा आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था। सामाजिक समानता, अहिंसात्मक संघर्ष माने सत्याग्रह, आर्थिक विकास और सैन्य बल का उपयोग। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे लिखा है, क्या लिखा है, आप यहां पे देखोगे ध्यान से, तो अपने अहिंसात्मक संघर्ष की बात की है ना। तो यहां से आप पढ़ लो कि उनके प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था। उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की बात की है ना। तो यहाँ पे प्रमुख सिद्धांत क्या था कि अहिंसात्मक संघर्ष यानी कि सत्याग्रह, बिना जो है रक्त बहाए सत्याग्रह ही क्या कहलाता है, अहिंसात्मक संघर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला है, महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था। विलासिता और ऐश्वर्य, सादगी और आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक सोच और युद्ध और क्रांति। तो ये अपना पूरा जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता पर बिता दिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता है। क्योंकि वह हमेशा सच बोलते हैं, क्योंकि उन्हें हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया, क्योंकि उन्होंने अपने जो है आत्मकथा लिखी, क्योंकि वे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो देखिए 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, क्योंकि वे हमेशा किए हिंसा का यानी कि मारपीट का विरोध किए और सत्य का उन्होंने क्या क्या प्रचार किया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे है, ये आपका पढ़ना है और इसका आपको उत्तर देना है, ठीक है। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो क्या यहाँ झरनों का संगीत है, वन का हरियाली रंग, क्या वन का हरियाली रंग, यहाँ धरा का हर कोना, भारत है मन मन में उमंग, पर्वत जंगल नदियां फूल, सब में छिपी कहानी, आदिवासियों की धरोहर, संगीत संस्कृत है अनमोल निशानी, मिट्टी में जो गंध है वो मेहनत की पहचान, झारखंड की भूमि से जुड़ा हर इंसान, यहाँ त्योहारों की छटा दिलों को चीख लाए, सरहुल कर्मा और सोहराय जो खुशियां बरसाए। ये आपका प्रश्न है। तो प्रश्न झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है। तो अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो क्या लिखा है कि आदिवासियों की धरोहर, संस्कृत है अनमोल, है ना। आगे देख सकते हो, यहां से आपको ये इसका आंसर मिलेगा कि पर्वत जंगल नदियां फूल सब ये छिपी कहानी, आदिवासियों के धरोहर, संस्कृत है अनमोल निशानी, संस्कृति है अनमोल निशानी। तो अभी हम लोगों ने देखा कि झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है, पर्वत और नदियां, आदिवासियों की धरोहर, आधुनिक शहर या औद्योगिक विकास। तो 5 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आदिवासियों की धरोहर है। क्या संस्कृति जो है वो आदिवासियों की धरोहर है। झारखंड की भूमि का गंध किससे जुड़ा है, झारखंड की भूमि का जो गंध है वो किससे जुड़ा है, तो वो मेहनत से। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि झारखंड की भूमि का जो गंध है वो मेहनत से जुड़ा है। झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है, तो यहाँ पे पर्वत जंगल और नदियों का,
पर्वत, जंगल और नदियों का कहानी छुपा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्योहारों का वर्णन है? तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि झारखंड के सहरूल, कर्मा और सोहराय का वर्णन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है व्याकरण से आपका प्रश्न हो, तो व्याकरण पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि निम्नलिखित में से, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग माने जिसमें, आपको देखिए यहाँ पे पुल्लिंग का बात है, तो पुल्लिंग यानी कि जिसमें जो है ना आपका पुरुष का बोध हो कि वो लड़का है, सिंपल सी बात है। तो देवी एक लड़की को बोलते हैं, बालिका एक लड़की को बोलते हैं, छात्रा एक लड़की को बोलते हैं, लेकिन राजा जो होता है ना वो लड़का को बोला गया है। और राजा का जो पुल्लिंग होता है, सॉरी, राजा जो पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, रानी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, राजा आपका सही होगा, क्योंकि पुल्लिंग शब्द का जिसमें पुरुष का बोध होता है। ठीक है, अगला है कि सूर्य में अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि सूर्यास्त एक आपका है कि सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या कहलाता है? तो दो चीजें होती हैं, एक तो आपका होता है प्रत्यय और एक क्या होता है, उपसर्ग। तो जो शब्द के पीछे लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं, आपका शब्द के पीछे लगता है उसको प्रत्यय, शब्द के आगे जो लगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपसर्ग। लेकिन यहां पे क्या कहा है कि सूर्यास्त में दो शब्द है, अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य। तो देखो अस्त जो पीछे जोड़ा है ना, तो जो पीछे जोड़कर शब्द का अर्थ बदलेगा। जैसे आपका पहले मान लो सूर्य था, सूर्य के पीछे क्या लग गया, आपका अस्त लग गया। क्लियर है? तो ये तो आपका मूल शब्द है ना, ये तो आपका मूल शब्द है, इसके पीछे आप प्रत्यय क्या लगाए, अस्त, तो क्या बन गया, सूर्यास्त। तो यहां पे अस्त नहीं पूछा है, पूछा है कि अस्त के पहले जो सूर्य लगा है वो कौन सा शब्द है? तो एक मूल शब्द है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी जो होगा आपका सही होगा। तो मूल शब्द के पीछे लगकर अगर अर्थ बदलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यय। और मूल शब्द के अगर पहले कोई शब्द लगकर अगर उसका अर्थ बदलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उपसर्ग। तो जो अस्त है ना वो सूर्य के पीछे लगा है, तो पीछे लगा है तो क्या होगा, प्रत्यय। अस्त क्या हो जाएगा, प्रत्यय, लेकिन सूर्य क्या होगा, आपका मूल शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है? देखिए उपसर्ग से पूछ रहा है। तो देखिए अगर मैं 11 का आंसर बात करूं तो देखो मिठास है ना, आपका विद्यालय, कर्म जो है कर्मठ। तो अगर मैं सबको तोड़ू, चल ध्यान देखो, तो ये पुनर्जन्म एक होता है, पुनः, और एक क्या है आपका जन्म। क्लियर है? तो एक है विद्या और दूसरा क्या है, आलय। एक क्या है मीठा, उसमें जोड़ गया स्व। एक होता है कर्म, उसमें जोड़ गया ठ। ठीक है, कर्मठ। तो बोलने का मतलब है कि मूल शब्द पुनः का मूल शब्द क्या होता है, जैसे जन्म है, जन्म के आगे क्या लगा, पुनः। तो उपसर्ग क्या करता है, शब्द के आगे लगता है, लेकिन विद्या में आलय लगा तो आलय पीछे लगा ना, मिठास में स्व लगा वो पीछे लगा, उसी तरह कर्म में ठ लगा वो पीछे लगा। तो जो पीछे लगता है उसको प्रत्यय बोलेंगे, और पहले जो लगता है वो क्या हो गया आपका उपसर्ग। तो जन्म में क्या लगा, पुनः लगा, क्या लगा आपका आगे लगा। तो मूल शब्द के जो आगे लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उपसर्ग। तो यहाँ पे पुनर्जन्म जो शब्द होगा ये आपका एक उपसर्ग शब्द होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। उन्नत का विलोम शब्द क्या होता है? उन्नत का विलोम शब्द क्या है? तो उन्नत का होता है अवनति। क्या होगा, अवनति। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। पृथ्वी की पर्यायवाची शब्द क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पृथ्वी का देखिए क्या है, धरती, गगन, पर्वत और वायु। तो याद रखिएगा आपका धरती, पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा धरती। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो बच्चों ने मैदान में खेला, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, वे सुबह जल्दी उठता है, बारिश होने लगी। तो देखिए यहां पे सबसे बात है कि हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कर्ता जो है, अगर कर्ता पुल्लिंग में है या बहुवचन में है तो जो क्रिया होगा वो भी बहुवचन में बदल जाता है। तो यहां पे वे लगा तो ये आपका क्या है, वे एक बहुवचन है। तो उठता जो है ना वो क्या होगा, वो भी बहुवचन में होगा, लेकिन यहां पे जो उठता है वो एक वचन में है। तो वे सुबह जल्दी उठते हैं होता तो ये सही होता, तो इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? वर्तनी यानी कि जो बोलने में आपका शुद्ध है, सिंपल सी बात बोला गया है। तो देखिए 15 का आंसर क्या होगा, देखिए समर्पण जो होता है ना, समर्पण, समर्पण, वो यही वाला आपका सही। बाकी के जो समर्पण है, जो बाकी का आप समर्पण देख रहे हो वो सारे के सारे आपके गलत है। तो समर्पण ऐसा ही होता है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, सही होगा। अगला है नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। नाक काटना
जो है मुहावरे का सही अर्थ क्या बताना है, तो सम्मान खोना नहीं बोलते हैं कि जब कोई बच्चा बदमाशी बहुत ज्यादा करता है तो बोलता है नाक काटा लेगा, तू मेरा नाक कटवा देगा, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए। पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द को पहचानना है। इसमें क्रिया शब्द को आपको पहचानने के लिए बोल रहा है, याद रखिएगा। तो देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया जो काम होता है ना उसको क्रिया बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे क्रिया शब्द का बात किया है तो देखो यहाँ पे एक होता है पढ़ाई, दूसरा करना, तीसरा क्या है जरूरी। तो ऐसे जो शब्द है ना इसमें क्रिया जो शब्द है वो आपका क्या है, करना। क्या है, करना यहाँ पे काम है, और पढ़ाई जो है आपका वो कर्म हो गया, ठीक है। और जरूरी जो है सॉरी क्या है आपका, पढ़ाई जो है आपका वो कर्ता हो गया, करना आपके लिए क्रिया हो गया, और जरूरी जो है आपका वो कर्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। वो धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा, ये आपका प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पे देखिएगा जो धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ये सारे क्या आपके क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये जो चलना है ना उसका विशेषता बता रहा है कि वो कैसा चल रहा है, धीरे धीरे। अगर जोर से होता तो जोर जोर से, तो चलने की कैसी प्रवृत्ति बताया, जोर जोर से। तो इसलिए धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, वाक्य का प्रकार बताना है कि वह स्कूल जाता है और किताब पढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे दो करता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या है, एक करता है और दो क्रिया है और दो कर्म है। तो ऐसे वाक्य को हम लोग बोलते हैं मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दांते खट्टे करने का अर्थ क्या है। दांते खट्टे करने का अर्थ क्या है कि बहुत ज्यादा जब परेशान होता है ना बोलता है दांत ना बहुत खट्टा गया। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। अब अगला है आपका पाठ्य पुस्तक से। तो यहाँ पे फिर से गद्यांश दिया है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, है ना, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है, उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित हो जा रहे हैं। ये आपका पूरा का पाठ है। अब इसका आंसर है, प्रश्न है कि जो है ये प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो ये उपभोक्तावाद की जो संस्कृति का पाठ उससे लिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। अगला क्या है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है, तो धीरे धीरे जो है ना आपका वो क्रिया विशेषण, क्रिया का क्या बता रहा है, विशेषण। बदलना क्रिया है तो उसके आगे क्या लगा, धीरे धीरे, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण है। गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है। वर्तमान जो जीवन शैली वो किस पर आधारित है, तो ये उपभोक्तावाद पर आधारित है, यानी कि लोग जो है ना वस्तुओं का जो है उपभोग कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, उस पर आधारित। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला क्या है कि गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है। गद्यांश में ये जो उत्पादन बढ़ाने की बात किया जा रहा है तो उस पर ज्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, लोगों के उपभोग और सुख के लिए, यानी कि लोग ज्यादा मात्रा में उसका उपयोग कर रहे हैं और उनसे वो सुखी हो रहे हैं, इसके लिए। अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न निम्नलिखित के आपका सही जो है विकल्प चयन करना है। तो क्या आपका गधे का छोटा भाई किसे कहा गया। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया, तो जो बैल होते न बैल, उसे गधे का छोटा भाई कहा गया था। लासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है ना, ये कौन सी विधा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, यात्रा वृत्तांत, इसमें यात्रा बताया गया है, ठीक है। अगला है महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था। तो महादेवी वर्मा का जो जन्म है वो आपका फर्रुखाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी। तो हरिशंकर परसाई जी है, इन्होंने ना वसुधा क्या निकाला था, वसुधा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा, सही होगा। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता में कवि का क्या नाम है। ये जो बच्चे काम पर जा रहे हैं यह कविता किसने लिखा था, तो ये राजेश जोशी ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है मृत्यु की तरल दूत। मृत्यु की तरल दूत किसे कहा गया। तो बाढ़ के पानी को, है ना, कंपोज किए हुए नहर को, बारिश के पानी को, इनमें से किसी को नहीं। तो 30 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है, बाढ़ के पानी को ना मृत्यु का तरल दूत कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही होगा।
रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? तो जो रीढ़ की हड्डी लिखा गया था इसके प्रमुख पात्र कौन था? तो इसका जो प्रमुख पात्र था उसका नाम था उमा। क्या नाम था? उमा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। मेरे संग की औरतें पाठ के लेखक कौन है? जो मेरे संग की औरतें हैं इस पाठ को किसने लिखा था? तो मृदुला गर्ग ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला है कि आपको ये पढ़ना है और इसका आंसर देना है। तो रंग रंग के फूलों में क्या आपका रील मिल, हंस रही संखिया मटर खड़ी, है ना। उसके बाद क्या है आपका? मखमली पेटियों सी लटकी छिमियाँ बिछाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितलियां, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। अब इसके बारे में लिखना है। तो प्रस्तुत कविता जो प्रस्तुत काव्यांश है उसके कवि का नाम पूछा कि ये जो आपका जो काव्यांश है, जो आप जिस भी कविता से उठाया गया है, तो ये भाई किसका है और उसको लिखा किसने? प्रश्न नहीं पूछा है कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है, इसको लिखा किसने है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत ने इस कविता को लिखा था। अगला है, इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि क्या व्यक्त करना चाहता था? तो ये व्यक्त करना चाहता है कि प्रकृति की क्या विविधता है। जिस प्रकार प्रकृति कोई भी चीज को ऐसा नहीं बनाया है, हर चीज को अलग अलग बनाया, तो ही प्रकृति की विविधता को बताने का काम कर रहा था। छिमिया छिपाए बीज लड़ी पंक्ति का क्या अर्थ है? छिमिया सजाए बीज लड़ी पंक्ति का अर्थ है कि मटर की फलियों में छिपे बीज, यानी कि मटर जो होते हैं ना, मटर का जो बीज होता है वो उसके फली में छुपा होता है, यही वाला बात है। प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? तो ये जो काव्यांश है ना वो कहाँ से लिया गया है? तो ये जो ग्रामश्री वाला जो आपका कविता है वहां से उठाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। अगला है कि सही विकल्प का चयन करना है। तो कबीरदास के अनुसार ईसाई कहाँ रहते थे, है ना। सॉरी, क्या है कि कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? तो उनका मानना था कि जो ईश्वर है ना वो प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते हैं, यानी कि भगवान जो है प्रत्येक प्राणी के जो हृदय में रहते हैं। वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वाक का शाब्दिक अर्थ होता है वाणी। क्या होता है? वाणी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। रसखान की काव्य भाषा कैसी है? रसखान की काव्य भाषा कैसी है? तो ब्रजभाषी है वो, तो ब्रजभाषी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा। अंतिम प्रश्न है, मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप से हुआ था? तो जो मेघ का आगमन है ना वो मेहमान के रूप में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएगा, और जो भी हम लोग इंपॉर्टेंट ले रहे हैं आप वो इंपॉर्टेंट देखो, जिसके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है। और अभी तक सबसे पहले आप लोगों का जो मॉडल पेपर हम लोगों ने करवा दिया है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर को वीडियो भेजने के बाद उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।